जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके बिहार या स्टेट और पुलिस के लिए काफी यूजफुल होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है दाब, जिसे प्रेशर कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आर्द्रता, थर्ड ऑप्शन वर्षा, फोर्थ ऑप्शन तापमान। अब देखिए, जो वर्षा होता है वर्षा किसी का यूनिट नहीं होता है, ठीक, ये तो पहले कैंसिल हो गया। और जो सेकेंड ऑप्शन दिया आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये भी किसी का यूनिट नहीं होता है। अब देखिए, कंफ्यूजन आपको होगा दाब और तापमान में, तो यहाँ पर पहले तापमान देखिए। तापमान का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ठीक, जिसे हम केल्विन लिखते हैं, केल्विन, ठीक। इसे के से दिखाते। दूसरा ऑप्शन डिग्री सेल्सियस होता है और थर्ड ऑप्शन फारेनहाइट होता है, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन र्यूमर होता है, ठीक। अगर आपका तापमान का यूनिट पूछे तो या तो केल्विन का है, या तो डिग्री सेल्सियस का है, या तो फारेनहाइट का है, या तो र्यूमर का है। ये आपका चारों जो मात्रक होता है वो किसका, वो तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, पास्कल दिया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन है सही होगा। ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, जिसे प्रेशर कहा जाता है। अब देखिए, जो दाब होता है, दाब P = F/A होता है। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा। ये एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है, MKS पद्धति में है, ठीक। मीटर किग्रा सेकेंड, समझ में आया। अब इसका और मात्रक होता है, एक होता है बार, ठीक, एक होता है बार, ठीक। और उसके बाद टोर होता है, ठीक, बार, एक होता है टोर होता है, ठीक। अब एक पास्कल दिया है, ठीक। तो दाब का कितने मात्रक हो गया, 1 2 3 4, तो दाब का 4 मात्रक है। अगर वहां पर पास्कल के जहां पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे तो भी दाब का मात्रक होगा, पास्कल दे तो भी दाब का मात्रक होगा, टोर दे तो भी दाब का मात्रक होगा, अगर बार दे तो भी दाब का मात्रक होगा। समझ में आया कि नहीं, तो 4 है, तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पलायन वेग को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। जिसे इसके वेलोसिटी जिसे बोलते हैं VE लिख देते हैं, ठीक। इसके वेलोसिटी को VE लिख देते हैं, ठीक। ये होता है √2GR। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 21 किलोमीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 6 किलोमीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर यही फार्मूला होता है, इसको आप क्या कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखिए, V = क्या हो जाएगा, √2, इसका यूनिट हम लिख देते हैं, इसका √2 का मान क्या होगा, ठीक, तो होता है 1.414 होता है, तो लिख सकते हैं 1.414 इंटू जी का मान आप लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब इंटू ये आर क्या रेडियस है, ये पृथ्वी का रेडियस होता है, या तो 6400 किलोमीटर लिखिए, ठीक, या तो R = 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लिखिए। अब देखिए, मीटर में है तो ये भी मीटर में लिखेंगे, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो गया। अब ये सब क्या है, रूट में है, समझ में आया कि नहीं। अब जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो VE, इसके वेलोसिटी का जो मान आएगा वो किलोमीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक। अब जब मीटर में आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तब आपका आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। इसके ये क्योंकि ये क्या मीटर में, तो पहले मीटर में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, समझ में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसे इसके वेलोसिटी कहा जाता है। इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से आप फेंक देंगे तो वो वस्तु वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, ठीक, इसे इसकी वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, मापा जाता है या नापा जाता है, ठीक। तो एक जल की शुद्धता, जल की शुद्धता नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया जल की गहराई, जल की गहराई है तो उसको मीटर से नापेंगे, ठीक, वो भी नहीं होगा। अब जल का बहाव, और चौथा ऑप्शन दिया जल की मात्रा, जल की मात्रा मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है, जैसे 1 केजी है कि 2 केजी, इसी को क्वांटिटी बोला जाता है। मात्रा, मात्रा को क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। तो जल का बहाव, तो जल का बहाव जो होता है वो क्यूसेक से नापा जाता है। ये आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्यूसेक जो है नया वर्ड है, आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, तो जिसे जल का बहाव को मापा जाता है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारहीनता होती है,
भारहीनता का मतलब क्या है कि जिसका कोई भार महसूस न हो। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप उठा लेते हैं तो आपको उतना महसूस नहीं होता। आप किसी बड़े लोगों को उठा लेंगे तो आप ज्यादा देर तक नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे का वजन कम होता है, मतलब उसका भारहीनता का मतलब वजन हमको पता न चले। ठीक, तो वजन कब हमें पता चलेगा? अगर गुरुत्वाकर्षण जी का मान जितना अधिक रहेगा, हमें भार उतना ही अधिक महसूस होगा। ठीक, तो अब देखिए हम निर्वात में जी का वैल्यू 0 होता है। ठीक, जी की वैल्यू 0 होता है, तो उस हिसाब से ये होगा नहीं। ठीक, जहां पर जी अधिक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर ना हमारा रहेगा ठीक ग्रेविटी फोर्स। तो न्यूटन की स्थिति में ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस दिया, एक दिया गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में, समझ में आएगा? तो गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य हो जाए, ठीक, तो जहां पर गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य हो जाए, जी का मान अगर शून्य हो जाए, तो उस स्थिति में हमारा जो भारहीनता महसूस होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, निर्वात की स्थिति में गलत है, न्यूटन की स्थिति में भी गलत है, तो गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में ये सही ऑप्शन है। ठीक, निर्वात को वैक्यूम कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है, यूनिट है, जिसे यूनिट लिखते हैं। ठीक, किसका? त्वरण दिया है, फोर्स दिया है, पावर शक्ति दिया है। ठीक, इसे पावर लिखते हैं। ये फोर्स हुआ, ठीक, ये एक्सीलरेशन हुआ, ठीक, ये दिया एनर्जी, ठीक, एनर्जी हुआ। अब देखिए त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। अब फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक, इसका मात्रक होगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन मीटर दिया है। अब ये शक्ति दिया पावर, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। ठीक, जिसे ये डब्ल्यू क्या कार है, तो जूल प्रति सेकेंड हो जाता है। इसको इसी को लिखते हैं वाट। तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऊर्जा में क्या होगा? डब्ल्यू बने ऊर्जा हुआ, कार हुआ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? आपका एनर्जी का मात्रक है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध से क्रीम निकाल लेने पर, ठीक, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व तो बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या सभी होता है? अब देखिए जो घनत्व होता है, ठीक, घनत्व निकालने पर उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, जिसे वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए अगर दूध है, यहां पर दूध है, ठीक, अगर इसमें क्रीम है, ठीक, इसमें क्रीम अगर है, तो ये कण क्या दूर दूर रहेगा, समझ में आएगा? तो कण आपका दूर दूर रहेगा, इसका मतलब जो ये नीचे है, ये इसके एक कण और दूसरे कण के बीच में गैपिंग क्या है? ज्यादा रहेगा। तो गैपिंग ज्यादा रहेगा, इसका मतलब कि लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ेगा तो डेंसिटी आपका घटेगा। ठीक, इसमें क्या है? आपका क्रीम और है, इसमें क्रीम आपका उपस्थित है। अगर इसमें से हम क्रीम को निकाल लेते हैं बाहर की ओर, तो केवल क्या बचेगा? इसमें दूध बचेगा, इसमें केवल मिल्क बचेगा, क्रीम नहीं रहेगा। ठीक, जब क्रीम नहीं रहेगा तो जो अणु के बीच में है, देखिए यहां पर देखिए एक अणु दूसरे अणु के बीच में क्या डिस्टेंस बहुत काफी पास में हो जाएगा। ठीक, ये क्या दूर दूर कण है, तो एक कण और दूसरे कण के बीच में जो है ये गैपिंग रहेगा, ये बहुत कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो m अपान v हो जाएगा। ठीक, जब इसके बीच की दूरी कम होगा तो ये डेंसिटी आपका बढ़ जाएगा। ठीक, इसका मतलब दूध से क्रीम निकाल लेने पर इसका डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध दूध वही माना जाता है जो आपका क्रीम होता है। इसका मतलब कि दूध शुद्ध कब होगा? जब आपका डेंसिटी अधिक रहेगा। ठीक, डेंसिटी आपका अगर अधिक रहेगा तो वो दूध शुद्ध नहीं माना जाएगा, अशुद्ध दूध माना जाएगा, समझ में? अगर डेंसिटी कम है तो आपका ये शुद्ध माना जाएगा दूध, समझ में आएगा? शुद्ध दूध माना जाता है। ठीक, इसे इलेक्ट्रोमीटर से नापते हैं। तो घनत्व क्या होगा? घनत्व क्या बढ़ेगा? ठीक, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। घनत्व घटेगा नहीं, ये सब ऑप्शन गलत है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरता है? देखिए तैरने के कई है, एक उत्प्लावन है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए तैरने के लिए एक होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, जिसे इसी को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं।
ठीक। और इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं, या तो उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, आर्किमिडीज क्या है, या उत्प्लावन क्या है, या तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या है। ठीक, तीनों इसी को नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए इसी को नाम से। अब जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, ठीक, यही ऑप्शन सही है आपका। पहले ये ऑप्शन देख लेते। श्यानता जो होता है ये आपका जो है सेम चीज में लगता है। ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या फोर्स होता है। ठीक, जैसे पानी पानी में, ये पानी पानी में लगता है, समझा। लिक्विड लिक्विड में, शहद शहद में, तो ये सेम चीजों में लगता है। ये सॉलिड सॉलिड में, लिक्विड लिक्विड में, समझ में आएगी नहीं, श्यानता ये सेम चीजों में लगता है। ये भी एक प्रकार का क्या फोर्स ही होता है। ठीक, अगर सेम सेम चीज में लगा तो उसे हम कहेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जिसे हम श्यानता कहते हैं। ठीक, अगर डिफरेंस चीज में लगा, डिफरेंट वस्तु में लगा, जैसे हमारे सड़क पर पानी चल रहा है। ठीक, ये सड़क है आपका, इस पर पानी आपका इधर से फ्लो हो रहा है। ठीक, ये वाटर वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक, ये डिफरेंस हो गया, ये पानी है ये सड़क है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगर डिफरेंस वस्तु रहेगा तो फ्रिक्शन होगा, अगर सेम वस्तु रहेगा जैसे पानी है तो पानी पानी में क्या होगा, विस्कोसिटी होगा। ठीक, विस्कोसिटी लगेगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण ये दो वस्तुओं के बीच में लगता है, ये बहुत कमजोर फोर्स होता है। ठीक, ये भी नहीं होगा। अब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो जो उत्प्लावन बल होता है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो है बड़े वस्तु के लिए होता है। ठीक, ये बड़े वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे नाव हुआ, जहाज हुआ, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जो छोटे वस्तु जैसे पानी के ऊपर कोई पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, ब्लेड पानी में तैर रहा है, तो छोटे वस्तु के लिए, ठीक, स्मॉल वस्तु के लिए, स्मॉल वस्तु के लिए पृष्ठ तनाव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया, सुई दिया। सुई क्या है आपका, छोटा चीज है, तो इसके लिए सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन होता है टी, टी इक्वल टू एफ बाई एल होता है। ठीक, जिसे हम न्यूटन प्रति मीटर लिखते हैं। ठीक, समझ में आएगा, न्यूटन प्रति मीटर लिखा जाता है। ठीक, इसका मात्रक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है कि वस्तु का भार न्यूनतम होता है उसे रखा जाए। ठीक, न्यूनतम कब होगा वस्तु का भार, जहां पर जी अगर अधिक रहेगा, अभी पीछे बताएं, जी अगर अधिक रहेगा तो भार आपका अधिक काम करेगा, जी आपका जितना ही कम रहेगा भार आपका उतना ही कम काम करेगा। तो पहला दिया है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जी का मान कोई ना कोई होता है। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो ये दिया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर कोई न कोई जी का मान होता है। दक्षिणी ध्रुव पर भी कोई न कोई जी का मान होता है। विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक, इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर या विषुवत रेखा, या तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तीन नामों से जाना जाता है इस वाले लाइन को। ठीक, तो इस पर भी जी का मान होता है। तो जी का मान जो सेंटर होता है केंद्र पर, केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जहां पर जी का मान अगर 0 है तो वहां पर हमें सबसे न्यूनतम भार महसूस होगा। समझ में आया। तो पृथ्वी की केंद्र पर जी का मान 0 होता है, जहां पर हमें भार न्यूनतम महसूस होता है, या तो आप भारहीनता भी कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक, अब देखिए यहां पर दिया कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। ठीक, तो कोणीय संवेग जो होता है वो जड़त्व आघूर्ण, जिसे जड़त्व आघूर्ण को आई लिखते हैं। ठीक, इसे हम आई लिखते हैं, जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और कोणीय वेग को ओमेगा लिखते हैं। ठीक, ओमेगा लिखते हैं। तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ठीक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसे सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखा जाता है इंटू ओमेगा। ठीक, कोणीय हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग तो होगा नहीं। ठीक, जिसे मास इंटू वेलोसिटी तो होगा नहीं, एम इंटू ओमेगा ये नहीं होता है। ठीक, अब रेखीय इंटू कोणीय वेग ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। देखिए कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं। कोणीय वेग बराबर कोण अपान समय होता है, तो एंगल अपान टाइम हो जाएगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखिए यहां पर दिया कि वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर भार क्या महसूस होता। अभी हम आपको बताए थे, अगर जी का मान अधिक है तो भार आपका अधिक होगा, अगर जी का मान कम है तो भार भी क्या होगा, कम होगा। तो उस हिसाब से जो पृथ्वी पर जी का मान होता, पृथ्वी पर अगर जी है तो चंद्रमा पर, अर्थ पर, ठीक, अर्थ पर जी है, तो आप जब मून पर जाएंगे, मून पर जाएंगे तो यही जी का मान g/6 हो जाता है। इसका मतलब कि जो पृथ्वी पर जी का मान रहेगा, चंद्रमा पर जी का मान 1/6
कम हो जाता है, ठीक, उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए जब जी का मान अगर अधिक है तो भार आपका अधिक होगा, अगर जी का मान कम है तो भार आपको कम महसूस होगा। तो जब आप पृथ्वी से चमून पर ले जाते हैं तो भार आपका घट जाता है, ठीक, भार घट जाता है क्योंकि यहाँ पर G/6 हो जाता है। ये पृथ्वी के लिए है, ठीक, ये पृथ्वी के लिए जी का मान होता है, समझ में आया कि नहीं? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन, ये भी गलत, ये भी गलत, समझ में आया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है, ठीक। पहले ये समझिए गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पानी चल रहा है, गतिज ऊर्जा, कोई डैम बांध टूट गया, गतिज ऊर्जा, कोई बाइक चल रहा है, गतिज ऊर्जा, साइकिल चल रहा है, गतिज ऊर्जा, हम बोल रहे हैं तो हमारे मौत द्वारा गतिज ऊर्जा हो रहा है, समझ रहा है, हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये गतिज ऊर्जा हुआ, ठीक। तो हम जो गति का जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक। अब देखिए उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा में हम कोई न कोई हीट देंगे, ठीक, कोई न कोई हीट देंगे, जैसे ये लोहा है इसको हम कोई न कोई हीट देंगे यहाँ से, ठीक। तो हीट के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसे उष्मा ऊर्जा कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक। अब देख रासायनिक ऊर्जा, ये केमिकल होता है, ठीक, ये केमिकल होता है, केमिकल के द्वारा होता है, केमिकल, जैसे बैटरी हुआ आपका, बैटरी, बैटरी हुआ आपके घरों में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी ऐड होता है, आपका सेल बैटरी हो गया, ठीक, जो आपके टार्च वगैरह में लगा रहता है, घड़ी में भी लगा रहता है, ठीक। तो ये रासायनिक होता है, इसे केमिकल कहते हैं। तो जो घड़ी में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या, वो स्थिर रहता है, तो आपका वहां पर स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, समझ आएगा नहीं, ठीक, उसमें स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे अधिक इलास्टिसिटी, जिसे प्रत्यास्थ कहा जाता है, इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थ कहा जाता है, ठीक, प्रत्यास्थ कहा जाता है, ये रबड़, गीली मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक होता है। देखिए जो प्लास्टिक होता है वो बढ़ता उड़ता नहीं है, ठीक, और जो गीली मिट्टी होता है, जैसे गीली मिट्टी किसी दीवार पर आप मार दिए, ठीक, तो वो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं कि जो अपनी दबने के बाद अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाए, ठीक। जैसे गद्दा, गद्दा बैठते हैं तो दब जाता है, जब उठते हैं तो धीरे धीरे वो अपने स्थान पर आ जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आ नहीं पाता है, ठीक। तो यहाँ पर दिया, हम लोग तो जो लाइफ में यूज करते हैं, ठीक, रबड़ ज्यादा यूज करते हैं तो हम लोग को लगता है कि रबड़ होगा, लेकिन रबड़ नहीं है, ठीक, रबड़ नहीं है, ये गलत है। जो गीली मिट्टी भी नहीं होगा, तो स्टील आपका जो है सबसे इलास्टिसिटी है, जो अपनी दबने के बाद अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। इसका आजकल जो है पुल वगैरह बनाया जा रहा है, जिसपे ट्रक भारी चीजें जाता है, लेकिन फिर भी दबने के बाद अपने अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। और बाकी चीज पूर्ण इलास्टिक नहीं होता, जैसे गद्दा हुआ, कोई फोम हुआ, ठीक, ये पूर्ण इलास्टिक नहीं होता, जो अपने स्थान पर आ जाता है। ये ऑप्शन दिया कि इसमें इलास्टिसिटी किसका अधिक होगा, तो स्टील का हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो एक क्वार्टज होता है वो सबसे इलास्टिसिटिक होता है, वो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, ठीक। लेकिन ऑप्शन में आपको स्टील दिया, तो स्टील हम लोग के लाइफ में कम यूज होता है, हम लोग रबड़ का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि रबड़ होगा, ठीक, लेकिन ये स्टील सही है, तो इसको आप याद ध्यान धरेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।